Good evening, everyone. तो लास्ट क्लास में हमने सबसे लास्ट में एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात की थी कि इफ स्लोप्स ऑफ द लाइंस आर m1 एंड m2 देन acute एंगल बिटवीन देम इज mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 and this is equal to tan theta. तो सिंस थीटा एक्यूट है तो tan थीटा का वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए, इस वजह से हमने यहाँ पे मॉड लगा लिया था। और अगर ऑब्ट्यूस एंगल पूछा जाएगा तो आवर आंसर विल बी pi minus theta. And after that, we have discussed that if two lines are parallel and distinct, then a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. For coincident lines, यहाँ पे भी equal to का sign आ जाएगा. And if lines are perpendicular to each other, then m1 m2 is equal to -1. That is, if slope of one line is say 2/3, then slope of line which is perpendicular to given line will be equal to -3/2. और ये भी हमने बोला था कि इफ एनी लाइन इज ax plus by plus c equal to 0, then a line which is parallel to given line can be taken as ax plus by plus some constant equal to 0. And if this line is perpendicular, then we take the line as bx minus ay plus constant equal to 0. तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक की बात की थी। एक बार बताओ, अप टू लास्ट क्लास स्ट्रेट लाइन में थ्योरी वाइज कोई पॉइंट डिस्कस करना है किसी को? सर क्या आप एक बार ऑर्थो सेंटर एक्सप्लेन कर सकते हैं इन शॉर्ट, कैसे फाइंड आउट करना है? ऑर्थो सेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC. To find ortho center, we have two methods. Method 1, that if vertices of triangle ABC are given, then first we will find centroid and circumcenter. To find centroid, it is x1 plus x2 plus x3 upon 3, same y coordinate, and circumcenter is OA equal to OB equal to OC. तो OA equal to OB equation number 1, OB equal to OC equation number 2, and after that we use property HGO 2:1 ratio. तो हम पॉइंट H के कोऑर्डिनेट्स को AB एज्यूम कर लेंगे, ये दोनों पॉइंट्स पता है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके पॉइंट H के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सेकंड मेथड कि अभी हमने सिंस परपेंडिकुलर लाइन की बात कर ली है और हमने डेफिनेशन से बोला कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हमें A, B और C तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो BC लाइन का स्लोप आ जाएगा, यहां से इसके परपेंडिकुलर लाइन दैट इज AP लाइन का स्लोप आ जाएगा, एंड AP लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट A, तो यहां से इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड AP आ जाएगा। देखना, इक्वेशन ऑफ लाइन AP फाइंड करना समझ आ गया। और हाँ, ये जो मेथड लिया है बिल्कुल सेम मेथड से हम कोई भी सेकंड ऑल्टीट्यूड फाइंड कर लेंगे, से BQ की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ये दोनों ऑल्टीट्यूड जो लाइंस आएंगी उनका इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व करने के बाद जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे वो पॉइंट H के ही कोऑर्डिनेट्स होंगे। ओके सर, थैंक यू। एनी अदर डाउट? हमने ये आई थिंक लास्ट लेक्चर या लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि previous Zoom lectures of maths. Have you joined the doubt group? Okay, I'll share once again all the lectures. अपन ने मैंने न्यू सपोर्ट में क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस किए हैं? बाइनोमियल थ्योरम एंड स्ट्रेट लाइन, राइट? पिछले क्लास में अटेंड नहीं कर पाया था। मैं अटेंड नहीं कर पाया था। ओके,
पता नहीं ऑडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा है मेरे पास, और लोगों के पास क्लियर आ रहा है क्या? Okay. How many more lectures? For this chapter, I think three or four lectures are required. हम अभी लास्ट क्लास तक जो हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी उसी का रिवीजन कर रहे हैं। अगर कोई डाउट है तो डिस्कस कर ले। तो यहाँ पे अभी हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, ऑर्थो सेंटर की। तो मैं ये बोल रहा था कि हमने जब ये स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल डिस्कस किया तो हमने ये बोला कि ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, या राइट एंगल ट्राइंगल है। तो फिर ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर की पोजीशन डिपेंड करेगा, इन दिस केस इनसाइड, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में आउटसाइड, एंड राइट एंगल ट्राइंगल में ऑन द ट्राइंगल होगी। जबकि इन सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑलवेज इनसाइड द ट्राइंगल लाई करेगा, एंड एक्स सेंटर ऑलवेज आउटसाइड द ट्राइंगल लाई करेगा। बट ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल के अकॉर्डिंग लाई करेंगे। तो कोई भी एक ट्राइंगल जिसकी ऑल थ्री साइड की इक्वेशंस गिवन है, और ये हमें चेक करना है कि दिस ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसके लिए मेथड क्या है अभी अपन नोट करेंगे। तो ये एम क्लियर है कि हमें ट्राइंगल एबीसी में साइड ए बी, साइड बी सी और साइड सी ए की इक्वेशंस गिवन है। इक्वेशंस गिवन है तो हमें उनके स्लोप्स मिल जाएंगे। तो हमें स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी एंड स्लोप ऑफ सी ए गिवन है, और हमें इनके इंटरनल एंगल्स फाइंड करने हैं। इफ ऑल थ्री इंटरनल एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, तो ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। इफ एटलीस्ट वन ऑफ द एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल, एटलीस्ट क्या, एग्जैक्टली एक ही हो सकता है अगर होगा तो, कोई से भी ट्राइंगल में मोर देन वन एंगल ऑब्ट्यूस नहीं हो सकते, मैक्सिमम एक एंगल ही ऑब्ट्यूस हो सकता है, तो वो ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। और अगर कोई सी भी दो साइड परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो हमें ये चेक करना है कि ट्राइंगल तीनों टाइप में से कौन से टाइप का ट्राइंगल है, जिससे कि हमें ये समझ आ जाए कि जो ऑर्थो सेंटर या सरकम सेंटर है वो ट्राइंगल के इनसाइड, आउटसाइड या ऑन द ट्राइंगल कहाँ लाई करेगा। तो उसके लिए मेथड क्या है अभी अपन नोट कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस सर जैसे सर्कम सेंटर तो वो होता है ना, जो मतलब सर्कल जो ट्रायंगल को टच करता है और एक्सटर्नली। सो इंटरनली वाले के लिए क्या होता है? इन सेंटर कोई इन भी सेंटर। एक ट्राइंगल के ऑल थ्री वर्टिसेस से पास करने वाला सर्कल इज कॉल्ड सरकम सर्कल, एंड सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज कॉल्ड सरकम सेंटर। एंड कोई भी एक ट्राइंगल के ऑल थ्री साइड्स को टच करने वाला सर्कल इज कॉल्ड इन सर्कल, एंड सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज कॉल्ड इन सेंटर। ठीक है यस सर, तो दोनों सेंटर के कोऑर्डिनेट सेम होना जरूरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इफ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल तो दोनों पॉइंट सेम बनेंगे ओनली, अदरवाइज नहीं बनेंगे। यस। तो नेक्स्ट इज नोट to find internal angles of triangle ABC. Arrange slopes of sides as M1 is greater than M2 is greater than M3। जो हमारे पास थ्री लाइंस गिवन होंगी उनके थ्री स्लोप्स यानी कि थ्री नंबर्स आ जाएंगे। उन थ्री नंबर्स को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। M1 सबसे पहले, देन M2, देन M3। आफ्टर दैट जो इंटरनल एंगल θ1 है तो उसके लिए M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 विदाउट मॉड यूज करेंगे। यहाँ पे मतलब तुम्हें भी समझ आ रहा होगा कि मैंने कहीं भी स्लोप ऑफ ए बी या स्लोप ऑफ बी सी ये वाले नोटेशन को यूज नहीं किया है। और वैसे ही एंगल के लिए इंटरनल एंगल में tan A या tan B की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी मैंने tan θ1 बोला है। तो ये डिपेंड करेगा कि θ1 कौन सा एंगल है, ये A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, अभी अपन देख लेंगे कौन सा एंगल है। बट tan θ1 इज mod of M1 minus M2 upon 1 plus M1 M2 without mod। tan θ2 is M2 minus M3 upon 1 plus M2 M3 again without mod। And similarly
tan theta 3 is m3 minus m1 upon 1 plus m3 m1। तो हमने यहाँ पे विदाउट मॉड ये फॉर्मूला यूज किया है और इन m1 m2 m3 को साइक्लिक ऑर्डर में यूज किया है। लेकिन इसका मीनिंग क्या है ये एक बार अपन एग्जांपल से देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने सिर्फ अपन मॉड क्यों नहीं लगा रहे, देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और ट्राइंगल की साइड की इक्वेशंस गिवन है, तो साइड इक्वेशंस तो लाइन की होती हैं। अगर हमने मॉड लगा लिया तो मॉड लगाने से हमें ऑलवेज एक्यूट एंगल मिलेगा। टू लाइंस के बीच में टू एंगल्स होंगे, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। तो हमें पता नहीं है कि इनमें से कौन सा एंगल एक्यूट है कौन सा एंगल ऑब्ट्यूस है, बिकॉज ट्राइंगल का इंटरनल एंगल अगर ये एंगल एक्यूट है तो ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस हो जाएगा, लेकिन ट्राइंगल तो ऐसे भी बन सकता है। तो उस केस में ये वाला ऑब्ट्यूस है तो ये वाला एक्यूट हो जाएगा। तो हमें तो ओनली इंटरनल एंगल की बात करनी है। काइंड ऑफ अपन ऐसे समझ सकते हैं। एक बार मैं इस चीज को समझने के लिए प्रॉपर एग्जांपल लेता हूं, फिर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने मॉड नहीं लगाया है और ये ऑटोमेटिकली tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आएगी उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर एक्यूट ऑब्ट्यूस का आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल कि फाइंड ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC whose sides are, first side AB is 2x plus y equals to 5, BC is x minus y plus 3 equals to 0, and side CA is 3x plus 2y equal to 7। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप कि हम तीनों लाइन के स्लोप्स लिख लेंगे। स्लोप ऑफ AB -2, slope of BC 1, and slope of CA 3 Excuse me, minus sir. 3/2. सर Slope. जैसे आपने बोला कि इंटरनल एंगल्स हमेशा tan थीटा होंगे, मतलब इनवर्स होंगे, तो फिर हमेशा जरूरी थोड़ी है कि ट्राइंगल का बेस एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर हो। अगर वो नहीं होगा तो वो एंगल स्लोप कैसे होगा, मुझे समझा नहीं। हमने अभी इससे लास्ट क्लास में कोई भी, जैसे ये तो एक्स वाई एक्सिस हैं हाँ और कोई भी टू लाइंस हैं जिनके स्लोप्स कुछ भी हैं। अगर हमें इन लाइंस के बीच में एंगल फाइंड करना है और हमें क्वेश्चन ने बोल दिया कि एक्यूट स्लोप्स ऑफ दिस लाइन इज m1 एंड दिस इज m2, तो एक्यूट एंगल के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा था। यहां तक की बात क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, अभी इन दिस केस ये तो है टू लाइंस के लिए, क्योंकि टू लाइंस के बीच में ऑलवेज टू एंगल्स होंगे। तो हमें अगर एक्यूट एंगल चाहिए तो हमने कहा tan थीटा पॉजिटिव होगा तो हमने मॉड लगा दिया, और ऑब्ट्यूस एंगल चाहिए होगा तो tan थीटा का आंसर नेगेटिव वाला ले लेंगे। लेकिन इन दिस केस हम बात कर रहे हैं अब एक ट्राइंगल की। अब एक जो ट्राइंगल बनेगा, मान लो उसकी दो साइड तो यही लाइन है, थर्ड सर साइड अगर पॉसिबल तो आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, अगर टाइम नहीं लगेगा? किस चीज को, इस ये वाले फॉर्मूले को क्या बोल रहे हो? हाँ 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 सर। इसके लिए हमने ये डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट लाइन है अगर इसका इंक्लिनेशन हम θ1 ले लें हाँ सर। एंड सेकेंड लाइन का इंक्लिनेशन θ2, तो ये जो थीटा है दिस इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। ये समझ आता है? हाँ सर। तो इफ थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1 देन tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ θ2 माइनस θ1। ओपन किया tan ऑफ a माइनस b के फॉर्मूले से। ठीक है, यस। अब ये तो हो गई लाइन की बात। अगर हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे है। और अगर ट्राइंगल की थर्ड साइड फॉर एग्जांपल यहाँ है, तब तो फिर ये वाला जो एंगल है ये इंटरनल एंगल होगा ट्राइंगल का। इफ थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इज कुछ इस तरह से है,
तो ये वाला एंगल ट्राइंगल का इंटरनल एंगल होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो अभी हम ये नहीं बता सकते बिना डायग्राम बनाए, और डायग्राम कई बार अपन सिंस प्रॉपर डायग्राम नहीं बनाते, तो हमें अब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें तो ये इंटरनल एंगल ही चाहिए, चाहे एक्यूट हो या ऑब्ट्यूज हो, हमें उससे मतलब नहीं है, जो भी आंसर आएगा वो अकॉर्डिंगली आ जाएगा, बट वी हैव टू फाइंड इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो उसके लिए हमने मेथड क्या डिस्कस किया है कि हम इन तीनों लाइंस, जो भी 3 लाइंस हैं, इनके पहले स्लोप्स फाइंड कर लेंगे और इन स्लोप्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले तुम लोग बताना कि ये जो हमने 3 स्लोप्स लिखे हैं, इनमें से M1 कौन सा, M2 कौन सा, इस तरह से M1 कौन सा है? स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ सी ए में से M1 किस नंबर को बोलेंगे? सर ए बी। वन को 1 को। बी अच्छा, दिस इज, डिक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ ठीक है, तो हमने M1 M2 M3 डिसाइड कर लिया। अब हम बोल रहे हैं कि कोई भी एक इंटरनल एंगल, हमें नहीं पता अभी तक कौन सा, बट वो M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 विदाउट मॉड मिलेगा। अगर हम ये फॉर्मूले यूज करें तो ये हो जाएगा M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। तो सिंप्लीफाई किया तो tan θ1 का आंसर 1 प्लस 3/2 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3/2, यानी कि -5 आ रहा है। ठीक है, अब तुम्हें ये बताना है कि ये जो हमने एंगल θ1 बोला है, ये कौन सा एंगल है, ए है, बी है या सी है? सी है। सी। और लोगों को सी समझ आया क्या? कैसे समझ आएगा कि हमने जिन 2 स्लोप्स का यूज किया है उनको देख लो, हमने इन दोनों का यूज किया है, यानी कि इन दोनों का यूज किया है, यानी कि बीसी लाइन और सी ए लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, तो सी वाला एंगल ही बनेगा। तो इसका मतलब कि हमने जो अभी θ1 बोला है, दिस इज एंगल सी, और अभी tan θ1 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, दैट मींस एंगल सी इज ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो अभी तक जो मैंने इस पेज पे लिखा है, अभी बात क्लियर है क्या? यस First सर। step, we have to arrange the slopes in decreasing order, and after that we will use without mod. फर्स्ट वाले केस में मतलब ऐसे कोई साइक्लिक ऑर्डर मान लो, यहाँ हमने M1 बोला, यहाँ हमने M2 बोला, यहाँ हमने M3 बोला। तो फर्स्ट वाले केस में हमने M1 माइनस M2 यूज करना है, सेकंड में M2 माइनस M3, एंड थर्ड में M3 माइनस M1 विदाउट मॉड। तो ऑटोमेटिकली विद साइन हमारा आंसर आ जाएगा tan θ1 इन दिस केस। अब मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ। तो हम बोलते हैं एक सेकंड पीछे करिए बस, और मैं स्टेप ले लेता tan θ1 इन दिस केस नेगेटिव आ रहा है, और θ1 एंगल सी है, तो एंगल सी ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। और बिल्कुल सेम मेथड का यूज करके अब तुम लोग अगर ये नोट कर लिया है तो सेकंड हूँ। यस एंगल फाइंड करो θ2 वाला, और वो बताओ कि वो बी और ए में से कौन सा एंगल है। सर वो ए रहेगा सर, ए सी और ए बी का। ठीक है, ये नोट कर लिया सभी ने? यस सर। अच्छा, ये वाली बात आई थिंक हमने डिस्कस की है कि हम एंगल सी का आंसर tan इनवर्स -5 नहीं बोलेंगे, ये डिस्कस किया था ना हमने? यस और नो? Yes, sir. 180 हमारा, माइनस tan इनवर्स 5 बोलेंगे। हाँ, पाई माइनस tan इनवर्स 5 बोलेंगे। tan θ2 फाइंड किया, तो θ2 विल बी इक्वल टू M2 माइनस M3 अपॉन 1 प्लस M2 M3 विदाउट मॉड M2 and M3. M2 is -3/2 and M3 is -2. -3/2 -2 upon 1 plus 3/2 into 2, तो ये हो गया 1/2 अपॉन
4 यानी कि 1/8। यहाँ माइनस बाहर ले सकते हैं। माइनस बाहर लेने का मतलब यहाँ अगर तुम इस वाले स्टेप में बात कर रहे हो ना, तो वो मैंने पहले ये बोला था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्चुअल में ये tan वर्स x एक फंक्शन होता है, और whenever x इज नेगेटिव तो tan इनवर्स x का आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं, यहाँ पे हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का लॉजिक दे नहीं सकते, वो तो जस्ट समझने की पर्पज से है। बट प्रॉपर लॉजिक ये है कि whenever x is negative tan inverse x belongs to minus pi by 2 to 0, that is in fourth quadrant। तो tan इनवर्स के अंदर -5 करके लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। और हम बाद में, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं बोल रहे, कि cos इनवर्स के अंदर -5 लिखा हुआ है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। cot इनवर्स के अंदर नेगेटिव लिखा हुआ है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमने सेकंड एंगल फाइंड किया, वो tan इनवर्स 1/8 आ गया, और पॉजिटिव आ रहा है तो ऑब्वियसली एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल आना भी चाहिए बिकॉज ऑलरेडी एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल आ गया। सर एक बार आप बता सकते हैं कि एंगल सी को आपने 180 से माइनस किया? अगर हमारा tan ऑफ c का आंसर फॉर एग्जांपल 2 आता, तो c वाला आंसर तो ये तो बिल्कुल समझ आता, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, तो करेक्ट। यस सर। बट इन दिस केस अगर आंसर -5 आ रहा है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि c को अगर हम tan इनवर्स -5 लिखते हैं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज के अकॉर्डिंग दिस एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन वी नो दैट any angle of triangle can lie between 0 to pi only, यानी कि only in first और second quadrant। यस सर। तो इसलिए हमने ये वाला tan वर्स -5 यूज नहीं किया। हमने कहा कि पहले तो एक्यूट एंगल थीटा की बात कर लो, और फिर उसको सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए पाई माइनस थीटा बोल दो। यस। थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हम a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, इसका यूज कर सकते हैं। या फिर अगर अपन इसी मेथड को कंटिन्यू करें, तो यहां से आ जाएगा tan थीटा 3 इज इक्वल टू स्लोप्स आर नाउ m3 माइनस m1, तो -2 -1 ऐसे यूज करेंगे अपन, अपॉन 1 प्लस m1 m2 m2 m3 m1। तो ये आ रहा है न्यूमरेटर -3 डिनोमिनेटर -1, दैट इज 3। तो थीटा 3 एंगल विच इज एंगल a, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 3, एंड अगेन एक्यूटी आ रहा है। और ये भी अभी ऑब्वियस ही बात है कि अगर कैलकुलेशन अपन ने करी और बाई चांस tan a की वैल्यू पॉजिटिव, tan b की वैल्यू नेगेटिव एंड tan c की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? हमने कहीं तो गलती की है। हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की, ये कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो या तो ये आएगा कि ऑल थ्री आर पॉजिटिव, दैट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, या फिर ओनली वन ऑफ देम इज नेगेटिव, या फिर वन ऑफ देम इज नॉट डिफाइंड। हाँ वन ऑफ देम इज नॉट डिफाइंड, इन दैट केस राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वाले केस में तो तुम्हें क्या है, कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ेगी। मैं भी एक बार राइट एंगल ट्राइंगल का एग्जांपल लेता हूँ पहले, जो हाँ हमने, मतलब दो स्लोप्स अगर एक दूसरे के ऑपोजिट रेसिप्रोकल और माइनस साइन है हाँ तो बिल्कुल 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 करेक्ट बोला। मैं अभी हैंड टू हैंड चलो लिख ही देता हूँ कि क्वेश्चन ट्राइंगल एबीसी वेयर AB side is, let's say, 2x plus y is equal to 5, BC side is x minus y is equal to 7, CA side is x minus 2y is equal to 11, is option A acute angle triangle, option B obtuse angle triangle। तो आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? क्या हुआ? सर राइट आंसर, क्योंकि एबी और बीसी परपेंडिकुलर है। सर सी ऑप्शन सर।
ए बी और ए- ए सी ए बी परपेंडिकुलर और ए सी परपेंडिकुलर है। सभी को समझ आ रहा है? ए बी एंड ए सी, ए बी का स्लोप इज -2 एंड ए सी का स्लोप इज +1/2। तो जब भी क्वेश्चन राइट एंगल ट्राइंगल होगा तब तो, और देखो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली कैसे पूछे जाते हैं, अभी मैंने जो लास्ट वाला क्वेश्चन लिखा है ना, इसमें तो सिंस बेसिक मैंने बोल दिया कि हमें ऑल इंटरनल एंगल्स ही फाइंड करने हैं। बट क्वेश्चन ऐसे नहीं बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा कि देयर इज अ ट्राइंगल से एबीसी हुज साइड्स आर दिस दिस एंड दिस लाइन, एंड देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई इनसाइड द ट्राइंगल, एंड ऑप्शंस आर सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर एंड इन सेंटर। तो हमें ट्राइंगल का नेचर चेक करना पड़ेगा, और अगर ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल आ गया तो ओनली इनसाइड वाले के लिए सेंट्रॉइड और इन सेंटर आंसर आएगा। समझ आ रहा है? तो अभी तक देखना पेज 1 एंड पेज 2, इन दोनों में सारा जो भी अपन ने नोट किया है वो सारा क्लियर है। तो आपने डायरेक्टली ए बी और ए सी का स्लोप देख के कैसे बोल दिया कि राइट एंगल है? टू लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो ये समझ कैसे आता है, मतलब उनकी स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है? कि उनका tan थीटा अनडिफाइंड है। नहीं, स्लोप्स में m1 m2 इज इक्वल टू -1, नेगेटिव रेसिप्रोकल हाँ सर। तो उसी से ही बोला है फर्स्ट लाइन का स्लोप विच इज -2, सेकंड लाइन का स्लोप, सॉरी थर्ड लाइन का स्लोप +1/2, तो m1 m2 इक्वल्स टू -1 आ रहा है। या फिर हमने ये भी कल बोला था कि एनी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू ax plus by plus c कैन रिटर्न एज bx minus ay plus k, और ये फर्स्ट एंड थर्ड लाइन इसी फॉर्म में लिखी हुई है। तो दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो ये हमने जो बोला है, अगेन दिस होल पॉइंट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन स्लोप्स आर डिफाइंड। m1 m2 एंड m3 ऑल थ्री नंबर्स अगर डिफाइंड होंगे तभी तो हम उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। इफ वन ऑफ द लाइन इज से x इज इक्वल टू 5, वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन का तो स्लोप ही डिफाइन नहीं होगा, और अगर स्लोप डिफाइन नहीं होगा तो हम उसको इन्फिनिटी माने या -इन्फिनिटी माने ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे, और इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी अगर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे तो उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं कर पाएंगे। जो मैं बोल रहा हूँ वो क्लियर है कि इफ एनी लाइन ऑफ द ट्राइंगल, ऑब्वियसली मैक्सिमम एक लाइन ही वर्टिकल लाइन हो सकती है, दो लाइन तो हो ही नहीं सकती बिकॉज दोनों फिर पैरेलल हो जाएंगी। तो इफ एनी लाइन, एनी वन लाइन ऑफ द ट्राइंगल इज वर्टिकल लाइन, तो इन दैट केस स्लोप ऑफ दैट लाइन इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर वी कैन नॉट यूज दिस मेथड। तो उस सिचुएशन में क्या करना होगा हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। बट इफ स्लोप्स आर डिफाइंड तो फिर सॉल्व कैसे करना है, ये लास्ट वाले क्वेश्चन से देखो पूरा क्लियर है क्या। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम ले लेते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी साइड AB is 2x plus y equal to 5, side BC is y equal to x minus 7, and side CA is x is equal to say 3. तो in this case slope of third line is not defined, तो हम ये वाला मेथड यूज नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में फिर मेथड क्या होगा, इसमें ये होगा कि एक बार XY प्लेन में इन लाइंस को ड्रॉ करो, सभी लोग XY प्लेन में इन लाइंस को ड्रॉ करो। सर आंसर ए और बी आ रहा है सर।
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आ रहा है, कैसे चेक किया? सर मतलब x इज इक्वल टू 3 एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है y एक्सिस के पैरेलल सर, और फिर 2x प्लस वाई इज ओके सर सर 2x प्लस वाई ऐसा नीचे जाएगा सर, y और x के पॉजिटिव इंटरसेप्ट बनाएगा सर दोनों y और x में, and y is equal to x plus 7 सर, y is equal to 7 से वो ऊपर जाएगा सर, y is equal to 7 यानी कि इसके ऊपर एक इंटरसेप्ट बनाएगा और वहां से फिर वो पॉजिटिव स्लोप बनाते हुए जाएगा सर। y इक्वल टू -7 से पास करेगा ये तो। यस सर। ट्रायंगल थोड़ा छोटा सा ट्रायंगल बन गया, बट चलो इसके में थोड़ा एंगल शो करने में प्रॉब्लम आएगी। मैं ऐसा करता हूँ, अगर मैं इस लाइन को ऐसे ले लूं, या जैसे कि सारा कुछ डायग्राम क्लियर रहे, तो ये लाइन होनी चाहिए इसका y इंटरसेप्ट पॉजिटिव एंड x इंटरसेप्ट नेगेटिव। तो ऐसा कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन में +7 कर लेते हैं, ठीक है? जस्ट समझाने के पर्पज से मैंने किया है, बिकॉज अभी ये छोटा सा ट्रायंगल बन रहा था तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। तो इन दिस केस हमने क्वेश्चन में y इक्वल टू x प्लस 7 कर लिया, तो ये लाइन y इक्वल टू x प्लस 7 है। अब इस लाइन को तो हटा देते हैं। तो हमने फर्स्ट स्टेप लिया, लाइंस को डायरेक्ट नहीं, हमारा बेसिक मेथड तो वही था कि हमने फर्स्ट लाइन को ड्रॉ करने के लिए x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 5 आ गई, y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 5/2 आ गई। तो यहाँ पे y 5 था, यहाँ पे y 5/2 था, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। सेकेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए x को 0 पुट किया तो y का वैल्यू 7 एंड y को 0 पुट किया तो x का वैल्यू -7। ऐसी थर्ड लाइन x इक्वल टू 3। अब यहाँ पे ये ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है ये हम देख के नहीं बता सकते, बिकॉज हम लाइंस को प्रॉपरली तो ड्रॉ कर ही नहीं रहे कि प्रॉपर मेजर करके हमने ड्रॉ किया हो। तो हमें ये क्लियरली नहीं पता कि ये वाला जो एंगल आएगा ये एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है। चलो ये तो दिख रहा है कि ये एक्यूट एंगल है, हमें ये भी दिख रहा है कि ये एक्यूट एंगल है, लेकिन इसको हम कंफर्म नहीं बोल सकते अभी डायग्राम से कि वेदर इट इज एक्यूट और ऑब्ट्यूस। तो उसके लिए क्या करना होगा, और हमें यही चेक करना है कि ट्राइंगल जो है वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। तो उसके लिए मेथड ये है, सबसे कम कैलकुलेशन मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन में अपन को करनी होगी कि जो ये y इक्वल टू x प्लस 7 लाइन है, इसका x एक्सिस से इंक्लिनेशन कितना है? 45 डिग्री, समझ आ रहा है? दैट मीन्स दिस एंगल इज π/4 या 45 डिग्री। If this angle is π/4, this is right angle, तो ये वाला एंगल जो इस ट्राइंगल का इंटरनल एंगल है ये π/4 समझ आ गया? देखना, हमने बोला सबसे पहले ये एंगल π/4 है, फिर ये राइट एंगल है, तो फिर उसकी हेल्प से π/2 -π/4 से ये वाला एंगल π/4 आ गया। तुम लोग बताना कि जो जिस एंगल को मैं π/4 बोल रहा हूँ ये एंगल ए है, बी है या सी है? सी है सर। सी, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये वाला वर्टेक्स ए या बी में से कौन सा है? सर ए। ए सर। तो स्टेप 1, एंगल सी डायरेक्टली डायग्राम से π/4। कोई डाउट किसी को? क्लियर है क्या? ठीक है। अभी जो हमने अभी मेथड डिस्कस किया ना, ऑलमोस्ट सर यहाँ पे सेम। फिर अभी एंगल ए हम लोग x इज इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 से पता कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बताओ अगेन, बिना पेन चलाए ये वाला एंगल भी बता सकते हो। सर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का जो स्लोप है सर, वो अगर हम x एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है वो देखेंगे और उसका 180 माइनस थीटा करेंगे
और फिर ठीक उसका है, 90 ठीक। माइनस थीटा करेंगे तो हमें OBA मिल जाएगा सर, जो सेम है BAC की तरह। एक बार ये मैं जो विद्युत ने पूछा है कि 45 कैसे आया, विद्युत ये चीजें तो अब तक क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x प्लस 7, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 1, एंड इफ स्लोप इज 1 देन tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये वाला इंक्लिनेशन, अच्छा तो फिर यहाँ पे ये 45 डिग्री है, ये अगर हम ये वाला स्लोप स्लोप फिर भी -1 राइट, क्योंकि माइनस by। नहीं, वो तब है जब हम सारा कुछ सेम साइड में ट्रांसफर करें। तो अगर तुम लाइन की इक्वेशन को इस वाली फॉर्म में लिखोगे, उस सिचुएशन में स्लोप इज माइनस बी बाई ए। अगर y इक्वल टू एक्स प्लस 7 लिखा हुआ है तो हम इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके स्लोप बोल सकते हैं, तो m इज इक्वल टू 1। तो फिर इसके बाद ये सेकंड एंगल 45 डिग्री कैसे आया? हमने कहा कि अगर मैंने जो ये 3 पॉइंट्स अभी, अरे एक मिनट, ये 3 पॉइंट्स जो मैंने मार्क किए हैं जो ब्लू कलर में, इस ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल में ये एंगल पाई बाई 2 है, ठीक है, ओके। तो हमने फर्स्ट इंटरनल एंगल पाई बाई 4 फाइंड कर लिया। अब हम सेकंड इंटरनल एंगल ए की बात करें तो ए के लिए जो ये लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसका स्लोप -2 है, तो इसका x एक्सिस से इंक्लिनेशन tan इनवर्स -2 होगा। सिंस इंक्लिनेशन नेगेटिव आ रहा है तो इस वाले एंगल को हम, एंगल को बोल रहा हूं मैं, इंक्लिनेशन को नहीं बोल रहा, इस एंगल को हम tan इनवर्स 2 बोल सकते हैं। मैं इस तरह से बोल रहा हूं कि अगर कोई लाइन नेगेटिव स्लोप की इस तरह से है और ये वाला एंगल से 30 डिग्री है, तो इसका इंक्लिनेशन तो -30 डिग्री बोला जाएगा, बट इस एंगल को तो हम 30 डिग्री बोल रहे हैं। तो वैसे ही हमने बोला कि ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज tan इनवर्स 2 बिकॉज स्लोप जो है वो -2 है। अब क्योंकि tan इनवर्स 2 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए थीटा बोल दिया। तो तुम लोगों को अब ये इंटरनल एंगल ए बताना है इन टर्म्स ऑफ थीटा। इफ दिस एंगल इज थीटा देन ए बताना है इन टर्म्स ऑफ थीटा। नहीं समझ आया किसी को? सर 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। मतलब वो छोटे ट्रायंगल में ASP लगाना है। If this angle is theta, then this angle is pi by 2 minus theta. And this angle A and this angle are equal angles. So internal angle A is pi by 2 minus theta. इंटरनल एंगल सी हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था, क्या आया था? पाई बाई 4। और पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 2 को हम अगेन जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस कर लेंगे तो वो tan इनवर्स, ये tan इनवर्स हाफ बन जाता है। छोटे ट्रायंगल से भी, हाँ छोटे ट्रायंगल से भी आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने यहाँ से लिया है, तुम छोटे ट्रायंगल से भी फाइंड कर सकते हो कि हमने बोला कि अब क्या स्पेस थोड़ा सा कम है, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल पाई बाई 2 माइनस थीटा आ जाएगा। तो मैंने बोला कि एंगल ए पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 2 है, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में पढ़ने के बाद tan इनवर्स हाफ बन जाएगा। एंगल सी पाई बाई 4 है, एंगल ए पता है, एंगल सी पता है, तो एंगल बी की वैल्यू पाई माइनस tan इनवर्स हाफ माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस एंगल ए माइनस एंगल सी करके ये फाइंड कर सकते हैं। ऑब्वियस है सर, क्योंकि tan इनवर्स 1/2 पाई/4 से छोटा है। करेक्ट, tan इनवर्स 1/2 इज लेस देन पाई बाई 2, सॉरी पाई बाई 4। अच्छा पाई बाई 2 से भी काम चल जाएगा, पाई बाई 2 से काम चल जाएगा क्या? नहीं, नहीं चलेगा।
पाई बाय नहीं 4 से सर, कम पाई है। बाय 4 से कम है सर। हाँ, tan इनवर्स हाफ इज लेस देन पाई बाय 4 एंड दिस एंगल इज पाई बाय 4। तो ए और सी दोनों एंगल्स का को ऐड भी करेंगे तो भी वो पाई बाय 2 से छोटा ही आ रहा है। तो इसका मतलब बी एंगल जो है वो ग्रेटर देन पाई बाय 2 आ जाएगा। बट अगर हमें और भी मतलब एक बार मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ। तो हमने ये बोला एक और चीज, अभी तो क्वेश्चन ने सिर्फ यही पूछा है कि ट्राइंगल का टाइप एक्यूट ऑब्ट्यूज का है। अगर क्वेश्चन हमसे tan ऑफ बी की वैल्यू ही पूछे तो tan बी की वैल्यू हम कैसे बता सकते हैं? तो उसके लिए हमने ये बोला कि tan ए का वैल्यू इज 1/2, tan सी का वैल्यू इज 1। तो tan बी का वैल्यू तुम लोग बताना कैसे बताओगे? So 180 minus a plus 180 minus bracket a plus c सर, और tan a plus c का tan ठीक है, a plus c हम पता कर लेंगे सर। कि b इज इक्वल टू पाई माइनस a प्लस सी, देयरफॉर tan b इज इक्वल टू माइनस tan a प्लस सी। ठीक है, और ये tan a प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan c। और ये जो हमने किया है, ये वाला जो 3 स्टेप्स लिखी है, ये 3 स्टेप्स हमने ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी कर रखी है कि फॉर ट्राइंगल एबीसी ऑलवेज tan a plus tan b plus tan c is equal to tan a into tan b into tan c। ये ऑलरेडी बताया ना। यस सर। तो फॉर ट्राइंगल एबीसी tan a सिग्मा tan a is equal to pi tan a। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर करके tan b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये हो गया x/2 इज इक्वल टू -3/2। तो tan b का वैल्यू -3 आ रहा है अगर रिक्वायर्ड है तो। बट ओवरऑल जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें तो हमने पहले ही बोल दिया था कि tan b एक बी एंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो ओनली सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर ही ट्राइंगल के इनसाइड लाई करेंगे। तो इन दिस केस एक्सक्यूज मी सर, सर वो जो आपने फॉर्मूला बोला tan a plus tan b plus tan c, उसमें एक कंडीशन था कि a plus b plus c is equal to 180। हाँ सर, हाँ समझ गया। वो ट्राइंगल का है ना? ट्राइंगल के लिए, हाँ। यस सर समझ। तो इफ फर्स्ट केस कि स्लोप्स ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर डिफाइंड, तब तो हमें विदाउट मॉड डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके और फॉर्मूला यूज कर लेना है। सेकंड केस कि एनी 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वो ओनली देख के ही समझ आ जाएगा कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। तो उस ट्राइंगल के लिए सरकम सेंटर और इन सॉरी सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर इनसाइड लाई करेंगे और सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर ऑन द ट्राइंगल लाई करेंगे। और थर्ड केस कि अगर कोई सी भी एक लाइन वर्टिकल लाइन है तो इन दैट केस हम डायग्राम की हेल्प से 2 इंटरनल एंगल्स को फाइंड कर लेंगे। जैसे इस केस में हमने एंगल ए एंड एंगल सी को फाइंड किया है और ए और सी की हेल्प से फिर एंगल बी फाइंड कर लेंगे। और वो अब डिपेंड करेगा कि अगर अपन को बी चाहिए एक आइडिया लेने के लिए या फिर tan बी की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। अगर tan ऑफ बी की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हमने जो नेक्स्ट पेज पे किया है वो यूज करके tan ऑफ बी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये है ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स की बात। सर अभी ये चैप्टर में पूरा एंड तक हम लोग ट्रायंगल ही करेंगे? नहीं नहीं नहीं, अभी ट्राइंगल की बात अभी आज खत्म, इनफैक्ट अभी खत्म। नाउ नेक्स्ट इज, हमने लोकस की बात कर ली, स्पेशल पॉइंट की बात कर ली। नेक्स्ट इज पॉइंट एंड लाइन। पॉइंट एंड लाइन का मीनिंग क्या है कि हमें एक लाइन की, पहले अपन समझ लेते हैं उसका मैं नोट कर दूंगा कि एक लाइन की इक्वेशन गिवन है। लेट्स से लाइन इज ax plus by plus c इक्वल टू 0 और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सबसे पहला चीज तो है कि ये चेक करना है कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये चेक कैसे करेंगे? x और y में सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, अगर सेटिस्फाई कर गया तो ऑन द लाइन है, नहीं करा तो नहीं है। ठीक है, तो अभी मान लिया कि पॉइंट ऑन द लाइन नहीं है, तो अगर पॉइंट इस तरह से अलग है कहीं तो इसमें अब 3 क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इस पॉइंट से इस लाइन पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है पॉइंट एन, उसके कोऑर्डिनेट्स।
फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वर्ड का मीनिंग समझ आ गया। तो पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है कि पी एन डिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल पी बोल रहे हैं, यानी कि पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज पॉइंट पी का इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का बताओ मेथड क्या होगा। ओनली ये दो इंफॉर्मेशंस गिवन है। तो हम लोग ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्या? ट्राइंगल कहाँ बनेगा यहाँ पे? चलो लाइन का नॉर्मल फॉर्म यूज कर सकते हैं, पर कैसे करेंगे वो पता नहीं। नहीं, शिव ने जो बोला वो करेक्ट है कि फाइंड परपेंडिकुलर लाइन इक्वेशन। वी कैन इजीली फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पी एन। किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। सिंस ये लाइन बताई रखी है, तो इस लाइन का स्लोप माइनस ए अपॉन बी, तो इसका मतलब कि इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप प्लस बी अपॉन ए हो जाएगा। तो स्लोप मिल गया और पॉइंट ऑलरेडी पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पी एन आ जाएगी। समझ आ गया? अगर पी Yes. एन लाइन की इक्वेशन ही आ गई, तो पी एन लाइन को और गिवन लाइन को सॉल्व करके जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो ही पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना, समझ आया? और फिर अगर आपने एम निकाल लिया, उसके बाद आपने क्या किया? नहीं, बस एन ही तो चाहिए था। तुम एम बोल रहे हो कि एन बोल रहे हो? एम 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 तो एम हमने के स्लोप बाद को, क्या? हाँ इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लिया। फिर इसके हाँ। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप ये होगा। ये समझ आया यस क्या? यस। ये जो हम बात कर रहे हैं वो कौन सी लाइन का स्लोप है? इस वाली लाइन का स्लोप। तो हमने इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लिया। इस लाइन पे एक पॉइंट ऑलरेडी पता था पी, तो पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो लाइन पी एन की इक्वेशन मिल गई। और फिर हमने पी एन लाइन और गिवन लाइन को सॉल्व कर लिया, तो हमें पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। सो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बी बाई ए कैसा है? m1 m2 इक्वल्स टू -1। हाँ सर। तो हमने कहा था कि यहाँ पे पॉइंट पी है, ये गिवन लाइन है और ये पॉइंट एन है, तो हमने कहा पॉइंट एन फाइंड कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल हो गया कि हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी थी। तो पी पता है और एन पता है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कि पी डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, एंड पी डैश इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट पी अबाउट दिस लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो पी डैश पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे या फिर भी डिस्टेंस की जगह सेक्शन फॉर्मूला कि हमें पॉइंट पी चाहिए, पी डैश चाहिए, तो उसको हमने कुछ ए कॉमा बी एज्यूम कर लिया। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग पी और पी डैश का मिड पॉइंट एन है, यस सर। तो पॉइंट पी डैश के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, बिकॉज पी और एन तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखे हैं। so हाँ, तो यहाँ पे अभी हम ये तीनों जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं, इनका मेथड भी अब मे भी हम डिस्कस मतलब नोट कर लेंगे, बट पहले फॉर्मूला नोट कर लेते हैं, फिर डेरिवेशन इसका नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ मैं। सर वो और पी डैश एक्सटर्नली कर रहा है क्या, डिवाइड वैसा कुछ करने का है क्या? 1:1 नहीं, वाला एक्सटर्नली अभी नहीं ना? अभी अभी हमने जो बोला कि P a reflection of P about line AX plus BY plus C is P dash and N is foot of perpendicular। तो इसका मीनिंग ये अगर हम उस डायग्राम को हटा दें और ओनली P N और P डैश की बात करें, तो समझ आ रहा है कि N इज मिड पॉइंट ऑफ P एंड P डैश। हाँ सर, तो हमने मिड पॉइंट का यूज करके B डैश फाइंड किया, इस सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला यूज करके।
तो पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो हमने अभी डायग्राम से डिस्कस किया था, तो हम इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि दिस इज स्मॉल p। और ये जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है कि पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स को लाइन के एक्सप्रेशन में पुट कर दो, तब तो न्यूमरेटर आ जाएगा, एक नंबर बन गया। ये x की जगह पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट x1 और y के प्लेस पे y1 रख दिया। एंड डिनोमिनेटर इज स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y। x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इससे हमने डिवाइड कर दिया। फॉर्मूले का डेरिवेशन अभी अपन करेंगे, बट ये फॉर्मूला अपन को ध्यान रखना है। और फॉर्मूले में मैंने जो बोला कि न्यूमरेटर जो है वो सिंपली लाइन के एक्सप्रेशन में पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दो, तो जो नंबर आएगा वो न्यूमरेटर है। सेकंड पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अभी लास्ट पेज पे जो हमने लिखा है सारा कुछ क्लियर है अभी तक की बात? सेकंड इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हाँ, डेरिवेशन फॉर्मूला नोट करने के बाद। तो ये मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन सर ना? वो फॉर्मूला ना, समझ ना, नहीं ना। आया जो आपने पिछले पेज में डिस्टेंस, लिखा। जैसे फॉर्मूला का मीनिंग क्या कि जैसे लाइन गिवन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, पॉइंट गिवन है 7,3, वी हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दिस तो मैं पॉइंट। फोटो ऑफ परपेंडिकुलर का बोल रहा हूँ, उसका मतलब वो एन होगा ना? एन पॉइंट, हाँ हाँ हाँ, ये एन पॉइंट है। तो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला लिखा था उसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4 अपॉन, तो ये जो नंबर है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आंसर हो गया। ठीक है। सेकंड इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और इसके लिए इस तरह से है फॉर्मूला कि x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सर फॉर्मूला वापस एक बार प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं सर? तो ये फॉर्मूला एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? सर आपने फिर उसमें आगे वाले जो ना मतलब एक इक्वेशन लिखा था, फिर उसमें 14 प्लस 9 प्लस 3 क्यों लिखा था सर? लाइन जैसे अभी पता नहीं मैंने क्या लिखा था, बट मान लो कुछ भी 2x प्लस 3y प्लस 4 है, ठीक है, और पॉइंट जो है वो -2,7 है। तो इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैंने बोला कि फॉर्मूला जो लिखा था दैट वाज मॉड ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इन दिस केस जो न्यूमरेटर है वो तो क्या कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इस लाइन के एक्सप्रेशन में पुट कर दो, तो ये बन जाएगा -4 प्लस 21 प्लस 4। न्यूमरेटर समझ आ गया? हाँ सर समझा वो। एंड नीचे मॉड रूट ओवर 4 प्लस 2 आ जाएगा। अभी क्लियर है? हाँ सर। a एंड b का स्क्वायर किया था, a और b का स्क्वायर तो करना है। सर आपने डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्यों किया? फॉर्मूले में है, समझ आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके, ऐसा करते हैं, हो सकता है कि मैं मैंने इसलिए डेरिवेशन बाद में बता रहा हूँ बिकॉज डेरिवेशन यूज में नहीं आता और हमें एग्जाम के पर्पज से ये फॉर्मूले ही याद रखने होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने पहले नोट किया है, बट अभी अपन डेरिवेशन डिस्कस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी मैं एक बार ये हटा देता हूँ। तो इन दिस केस इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो सेकंड फॉर्मूला लिखा है उसमें देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये काइंड ऑफ ये वाला ही एक्सप्रेशन है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में रूट नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है अभी डेरिवेशन से बहुत इजीली समझ आता है, बट हमें एग्जाम में ध्यान रखना है क्योंकि डिस्टेंस अगर चाहिए ओनली तो रूट आता है, नीचे रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, और अगर हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए तो ये रूट नहीं आता है। अब इससे हमें कैसे मिलेगा हमारा आंसर? हमें तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, उस पॉइंट को हम क्या है x, y ले रहे हैं,
तो x की जो वैल्यू है और y की जो वैल्यू है वो हमारा आंसर है। x और y की वैल्यू कैसे मिलेगी कि x1 y1 जो यहाँ पे यूज कर रखा है वो तो वो पॉइंट है जो क्वेश्चन ने बता रखा है, तो हमें x1 और y1 के नंबर्स पता होंगे। a b और c ये लाइन की इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स है वो है, तो हमें a b 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो a b c ये नंबर से बताओगे, तो ये एक फिक्स कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। b पता है, a पता है, x1 पता है, y1 पता है, तो ओनली x और y नहीं पता है, तो सॉल्व करके x और y की वैल्यू मिल जाएगी। बट अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। तो हम इस मेथड से हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, और ये जो है इसको हमने पॉइंट n बोला था लास्ट वाले डायग्राम में। एंड थर्ड इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए ये मेथड है, और एक बार मैं इनका एक एप्लीकेशन लिखता हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा वापस से। तो x माइनस x1 डिवाइड बाई 2 ना करना था, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, अभी रुको, एक- अभी 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 ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन इज कि पॉइंट is 2, 3 and the line is say 3x plus 4y plus 7 equal to 0. फर्स्ट क्वेश्चन, तुम लोग बताना आंसर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइव यूनिट्स 5 यूनिट्स। दो लोगों ने आंसर दिया और लोगों का आंसर देखो आया क्या, 5 यूनिट। यस फाइन। yes, तो इस लाइन में x के प्लेस पे 2 एंड y के प्लेस पे 3 रखना है बस, फिर फॉर्मूला जो है वो इस तरह से बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एक बार देख लो, अगर पहले तुम लोग देख, तुम्हें जो भी समझ आ रहा है एक बार तुम लोग लिखो, फिर मैं बताता हूँ। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कैसे करना है तुम लोग एक बार देखो और बताओ आंसर क्या आता है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जिनको नहीं समझ आया क्या लिखना है उनको वो देख लो कि x माइनस x1 है नंबर जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उसका x कोऑर्डिनेट, अपॉन a इस लाइन में जो x का कोफिशिएंट है वो, y माइनस y1 अपॉन b माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो लास्ट वाला ब्रैकेट सिंप्लीफाई करने के बाद -1 का -1 -1 आ रहा है, तो x की वैल्यू -3 प्लस 2 -1, y की वैल्यू -4 प्लस 1 -1, करेक्ट है। अभी देखना सभी को फुट ऑफ परपेंडिकुलर में a b c x1 y1 ये पांचवा नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, क्लियर है ना। और अब सभी लोग रिफ्लेक्शन वाला आंसर फाइंड करो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन ऑफ p अबाउट दिस लाइन, इसी मेथड से, इसी फॉर्मूले का यूज करके, मिड पॉइंट से नहीं। किसी को सेकंड में कुछ पूछना है तो बताओ। x1 y1 जो था वो गिवन पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स हैं, a b c जो है वो गिवन लाइन के कोफिशिएंट्स हैं।
-2, -2. सर -4, -5. -4, -5 ये करेक्ट है। मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट यहाँ It's पे the same. हाँ x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to -2 times ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square। तो सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 2 - 6 एंड y का वैल्यू 3 - 8। In this particular question, since हमने already foot of perpendicular find कर रखा है, तो we can also find p dash by using p plus p dash upon 2। तो ये मैंने पहले डिस्कस किया था, लेकिन इसको यूज करने से भी मना किया था। तो हम ये वाला मेथड तभी यूज कर पाएंगे जब हमें ऑलरेडी n पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हो। अगर हमें रिफ्लेक्शन ही चाहिए, ओनली रिफ्लेक्शन चाहिए, तो हम डायरेक्टली ये वाला मेथड यूज कर लेंगे, बिकॉज n पॉइंट के लिए भी ऑलमोस्ट सेम कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो अभी इन फॉर्मूले का बेसिक एप्लीकेशन सभी को समझ आ रहा है? एनी डाउट? अब एक बार इसका मैं डेरिवेशन बता देता हूँ। देखो सर p हाँ। प्लस p डैश समझा नहीं, मतलब p तो कोऑर्डिनेट्स है ना, अरे p और p डैश। और ये नोटेशन है, दैट इज n इज मिड पॉइंट ऑफ p एंड p डैश। p डैश मतलब यस, मतलब दो एक x का होगा और एक y का हाँ। होगा। यस ठीक है, अब एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं, जिससे कि फॉर्मूला डेरिवेशन यहाँ पे बस ओनली इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कभी फॉर्मूले में वो रूट वाला कंफ्यूजन है या कोई और कंफ्यूजन है कि वो 2 क्यों आ रहा है, तो वो इससे क्लियर हो जाता है। कैसे कि हमने बोला कि लाइन गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, पॉइंट गिवन है px1 y1, और हमें पॉइंट n चाहिए। तो उसके लिए स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -a अपॉन b, therefore slope of line pn which is perpendicular is equal to b upon a। अगर हमने इसके इंक्लिनेशन को थीटा बोल दिया, तो tan थीटा की वैल्यू b अपॉन a आ गई, यानी कि sin थीटा की वैल्यू तो b अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड cos थीटा की वैल्यू a अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने sin थीटा cos थीटा लिखे क्यों है कि हम अब क्या करेंगे, इस डिस्टेंस को r ले लेते हैं। तो पॉइंट n के कोऑर्डिनेट्स पैरामेट्रिक फॉर्म में x1 प्लस r cos थीटा कॉमा y1 प्लस r sin थीटा आ जाएंगे, वेयर sin थीटा एंड cos थीटा तो ऊपर लिखेंगे अपन ने, r डिस्टेंस मान रखा है जो अपन को नहीं पता है, लेकिन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि n लाइज ऑन लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सेटिस्फाई कराया? सर, इसमें थीटा कहाँ है? अभी पता नहीं यहां तक की बात क्लियर है या कुछ एक्सप्लेन करना है मुझे इससे पहले, इस लाइन से पहले? हमने बोला कि गिवन लाइन का स्लोप इज -a अपॉन b, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप इज इक्वल टू b अपॉन a। अगर हम इसके जो pn लाइन है उस लाइन का इंक्लिनेशन थीटा एज्यूम कर लेते हैं, तो ये tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी। इफ tan थीटा इज इक्वल टू b अपॉन a, तो ट्राइंगल की हेल्प से अपन ने sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो थीटा जो है वो pn लाइन का इंक्लिनेशन है, और हम pn लाइन को ही पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख रहे हैं, जिसमें x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू r। तो पॉइंट n के कोऑर्डिनेट्स हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में x1 प्लस r cos थीटा कॉमा y1 प्लस r sin थीटा लिया। ये वाला पॉइंट डायग्राम के अकॉर्डिंग ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 पे लाई कर रहा है,
तो सेटिस्फाई करा दिया, तो ये कंडीशन सर x1 और y1 किसका कोऑर्डिनेट्स? अच्छा p का। पी 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 हाँ, अभी तक जो लिखा है यहाँ तक क्लियर है। अब हम यहाँ पे Yes. cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज को भी रिप्लेस कर दें, तो देखो ये जो ब्रैकेट लिखा हुआ है, ये वाला ब्रैकेट ओनली रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। क्लियर है क्या? cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू को पुट किया तो न्यूमरेटर विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर इज रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाफ पावर कैंसिल किया तो ओनली न्यूमरेटर में हाफ पावर बच जाएगा, और फाइनली सॉल्व किया तो r का वैल्यू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है। तो r को हमें सिंस डिस्टेंस बोलना है तो हमने इस वाले फॉर्मूले में मॉड लगा लिया, तो जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था p वो इस एक्सप्रेशन का मॉड है विच इज ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इस लाइन की पी एन लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, सॉरी पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे, तो वो है x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा। मैं ऐसा करता हूँ, एक बार साइन कॉस में लिख देता हूँ जैसे कि क्लियर रहे। नेक्स्ट स्टेप में इन टर्म्स ऑफ ए बी लिख देता हूँ। तो कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन इज दिस, और इन टर्म्स ऑफ ए बी दिस लाइन बिकम्स दिस। सर आप एक बार थीटा मार्क कर सकते हैं क्या डायग्राम नहीं में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। थीटा तो इंक्लिनेशन है, हमने कहीं पे एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ ही नहीं किया। इंक्लिनेशन के लिए तो हमें पता होना चाहिए कि एक्स और वाई एक्सिस कहाँ पे हैं, बिकॉज इंक्लिनेशन ऑलवेज एक्स एक्सिस लेते हैं। समझ आ रही है क्या बात? यस सर। एक मिनट रुको। सर लेफ्ट साइड में थर्ड पॉइंट कैसे आया आफ्टर रेड लाइन? ये जो एन वाला पॉइंट है, मतलब मैंने ये पी एन लाइन की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में ये वाली हो जाएगी। पी एन लाइन पे ही तो एन पॉइंट लाई कर रहा है, तो इस लाइन पे लाई करने वाले किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वी कैन टेक एज x1 plus r cos theta, y1 plus r sin theta. Now this n point is lying on line ax plus by plus c equal to 0. तो x के प्लेस पे तो x1 plus r cos theta पुट कर दिया, y के प्लेस पे y1 plus r sin theta पुट कर दिया। तो जब पुट करके सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाली इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, इसमें जब तुम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज को रिप्लेस करोगे तो थीटा के प्लेस पे जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है। तो यहां से हमने आर की वैल्यू फाइंड की, आर की वैल्यू ये आ गई। आर जो है वो डिस्टेंस है तो हमने मॉड ले लिया, तो फर्स्ट फॉर्मूले का डेरिवेशन तो ये हो गया। सेकंड हमने बोला कि एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का जो फॉर्मूला लिखा था ना वो कैसे आया, उसके लिए हमने बोला कि लाइन पी एन की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में ये है। इसमें हमने अब साइन थीटा कॉस थीटा और आर को जो हमने आर ऊपर फाइंड किया है उससे चेंज किया तो इक्वेशन बिकम्स दिस। और इस इक्वेशन में भी हमने तीनों एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर को रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन विदाउट रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ही हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला लिख रखा था, एग्जैक्टली सेम। माइनस साइन भी अब क्लियर होगा कि ऑटोमेटिकली आता है।
और रूट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने इन दोनों को हटाने के लिए वो तीनों एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर को रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये तो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला। अगर हमें रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला चाहिए तो ये भी समझ आना चाहिए कि अभी जो हमने यहाँ पे डिस्टेंस आर यूज किया है, रिफ्लेक्शन के लिए ये डिस्टेंस 2r यूज करेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट तो यहाँ पे है। तो ये डिस्टेंस पॉइंट P से 2r हो जाएगी। तो जब 2r यूज करेंगे तो यहाँ पे एक एडिशनल 2 आ जाता है और सारा कुछ एक्सप्रेशन सेम रहता है। तो अभी देखो ये जो दोनों फॉर्मूले हैं इनमें बस यही था कि यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के लिए पॉइंट P से P डैश का डिस्टेंस 2r हो जाएगा, वेयर r इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट N। और दूसरा रूट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि cos थीटा sin थीटा में यहाँ भी रूट था एक्सक्यूज मी सर, यहाँ भी रूट था, तो हमने रूट से मल्टीप्लाई कर लिया। हाँ सर जैसे पैरामीट्रिक फॉर्म में आपने बताया था कि जो आर डिस्टेंस होता है वो इक्वेशन पे ही लाई करता है, मतलब जो हाँ हाँ जो बिल्कुल। लेकिन पॉइंट जो है यहाँ वो तो परपेंडिकुलर है सर, मतलब वो तो नहीं, डिफरेंटली हमने लाइन। अगर तुमने शायद तुमने ध्यान नहीं दिया कि हमने जो पैरामेट्रिक फॉर्म में जो लाइन लिखी है वो लाइन कौन सी है? PN लाइन है। ये लाइन थोड़ी लिखी है अपन ने पैरामेट्रिक फॉर्म में, हमने तो ये वाली लाइन लिखी है। तो इसी लाइन पे पॉइंट P लाई कर रहा है और इसी लाइन पे पॉइंट P से R डिस्टेंस पे पॉइंट N लाई कर रहा है और इसी लाइन पे पॉइंट 2R डिस्टेंस पे पॉइंट P डैश लाई कर रहा है। तो PN लाइन पे तो लाई कर रहे हैं पॉइंट्स। अच्छा, तो हम पीएन की इक्वेशन लिख रहे हैं। PN की इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है। ये वाला जो हमने डेरिवेशन किया है ये बस यूं मान लो कि अपने आप में एक क्वेश्चन है, एग्जाम में इस डेरिवेशन का यूज नहीं आएगा, बट स्टिल मैंने क्यों बताया है कि बाई चांस कभी कंफ्यूजन है तो हमें इस डेरिवेशन की हेल्प से थोड़ा समझ आता है कि ये माइनस साइन या 2 या रूट क्यों आते हैं, और ये वाली इक्वेशन का एक्चुअल मीनिंग इसके पैरामेट्रिक फॉर्म से है। ठीक है, तो एक बार लास्ट पेज पे वापस से बन जाते हैं। तो लास्ट पेज पे हमने ये जो लिखा था कि कोई भी एक पॉइंट गिवन है, कोई भी एक लाइन गिवन है, तो एक पॉइंट की एक लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट का लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एंड पॉइंट का लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन जो पॉइंट बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स, ये तीनों इन फॉर्मूले की हेल्प से हमें फाइंड करने हैं और हमें डायरेक्टली ये फॉर्मूले ही याद रखने हैं। डेरिवेशन करने बैठोगे एग्जाम में तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम आज की क्लास में कंसेप्ट वाइज तो यहाँ तक ही रखते हैं। तो पहले तुम लोग बताओ कि अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें कोई पॉइंट पूछना है किसी को? हमने आज 2 पॉइंट डिस्कस किए हैं। एक तो ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और दूसरा एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड रिफ्लेक्शन। एनी डाउट? नो सर। अब जितना क्विकली पॉसिबल है उतना क्विकली आंसर बताना। 6:45 हुए हैं। चलो मैं एक बार क्वेश्चन लिखता हूँ। पॉइंट P is given as 2,3 and line is given as y equal to x, or we have to find reflection of this point about this line. सर मुझे एक डाउट था वो पिछले वाले में। अभी रुको, अभी पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो विद इन 1 मिनट और फिर अपन वापस से डाउट डिस्कस करेंगे। हमें पी डैश की कोऑर्डिनेट्स निकालनी है ना? हाँ बिल्कुल। सर 3,2 है क्या आंसर? 3,2 सर। 2 लोगों ने बोला है, और किसी का आंसर आया 3,2 या कुछ अलग?
तो रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू x में हम डायरेक्टली x और y कोऑर्डिनेट फ्लिप कर सकते हैं। इसीलिए यस मैंने सर, equation बताया। 3,2 मेरा। यह पर अभी नोट में लिख लेंगे कि हमारा आंसर, अगर हमने कोई पॉइंट P जो है वो a, b लिया होता और इसका हमें y इक्वल टू x के अबाउट रिफ्लेक्शन फाइंड करना है, तो सॉल्व करने के बाद आंसर b, a आता है। और ये हम अब एग्जाम में डायरेक्टली यूज करेंगे अगर हमें लाइन y इक्वल टू x गिवन है तो, ठीक है। बट प्रॉपर मेथड में एक और चीज मुझे यहाँ पे बोलनी थी कि जो लाइन y इक्वल टू x गिवन है, इसको हम या तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 यूज कर लें या y माइनस एक्स इक्वल टू 0 यूज कर लें, लेकिन कोई भी एक फिक्स कर लो। एक फिक्स करना जरूरी क्यों है? क्योंकि हम जब बोलते हैं ना कि x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, तो यहाँ पे a और b हमें या तो यहां से लेने हैं या यहां से लेने हैं, हम मिक्स नहीं कर सकते। तो अगर हमने लाइन की इक्वेशन को x माइनस वाई इक्वल टू 0 फिक्स किया है, तो हम बोल रहे हैं कि x माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ax1। अब इसी लाइन में इसी ऑर्डर में पुट करना है, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, यहां भी हमने x माइनस वाई का ही यूज करना है। तो सॉल्व करने के बाद we'll get x equal to 3 and y equal to 2। अभी मैं इसका एक नोट लिखाऊंगा, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट और बता दो, बिना पेन चलाए बताना है कि पॉइंट 2,3 का रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस, आंसर बोलो। -2,3। और किसी का 2, आंसर? -3। बस ये तो दो में कंफ्यूजन था, दो ने बोल दिए। So -2,3. 4 ऑप्शन हो गए, चलो बताओ। -2,3। 3 लोगों ने बोला -2,3 और एक ने बोला है 2,-3। 2,-3 किसने बोला है? हाँ सर, बी है आंसर, 2, -3। यस सर। हाँ, एक्स एक्सिस है ना, तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है तो उसका रिफ्लेक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, तो रिफ्लेक्शन विल बी 2,-3। और अगर अबाउट y एक्सिस पूछा होता देन रिफ्लेक्शन विल बी -2,3। गॉट इट? अबाउट ओरिजिन पूछा होता देन रिफ्लेक्शन इज -2, -3। सर इसको एक बार इक्वेशन वाइज एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? जैसे इसमें तो इक्वेशन अगर तुम ये वाला मेथड यूज करोगे, यानी कि ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0। इसको इससे सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। बट अभी डायरेक्टली समझ आ रहा है डायग्राम से ही यस कि दिस पॉइंट इज a, b, then its reflection about x axis will be a, -b, about y axis is -a, b, and about origin it is -a, -b। तो ये बस छोटे से पॉइंट्स अपन नोट कर लेते हैं। और अभी किसी ने बोला था ना, क्या डाउट था वो बताओ। हाँ यस सर, मतलब वो जो आपने पैरामेट्रिक फॉर्म अभी जो दिखाया उसमें आर का मुझे ये नहीं समझा कि वो थीटा एंगल तो मतलब जो ax प्लस by प्लस सी वाले इक्वेशन का एलिवेशन है ना? नहीं नहीं तो नहीं, हमने वो नहीं पर नहीं नहीं हमने इस लाइन का स्लोप तो -a/b ले लिया। हाँ, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप b/a लिया और उस स्लोप को थीटा tan थीटा बोला है, तो यानी कि ये pn लाइन का इंक्लिनेशन है थीटा। अच्छा, पीएन लाइन का। और pn लाइन की ही हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिखी है। ठीक है, यस। तो अभी आज के लेक्चर का एक लास्ट नोट। Reflection of point P A, B
सर तो about ओरिजिनल इक्वेशन जो ax plus by plus c is equal to 0 का यूज बस pn का स्लोप निकालने के लिए था ना? नहीं, दूसरा यूज उस पॉइंट n को हमने साइन पे लाई भी तो कराया है हाँ सर. ना। अबाउट लाइन y इक्वल टू x इज, लिख लो, अबाउट x एक्सिस एंड अबाउट y एक्सिस। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखूं, कोऑर्डिनेट बोलो। b, a Gamma A. सेकंड में A comma minus B. minus a, b a कॉमा माइनस बी एंड थर्ड में माइनस a कॉमा बी। और ये ऑब्वियसली हमें ये याद नहीं रखना है, ये ऑलवेज डायग्राम को विजुलाइज करके ही लिखना है। तो a कॉमा बी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अबाउट x एक्सिस रिफ्लेक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो y के प्लेस पे माइनस y आ जाएगा, b के प्लेस पे माइनस b आ जाएगा। ठीक है, तो एक सेकंड आप प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? दिस वन। यस सर. तो अपना सर अभी जो आपने नोट में लिखा है तो हाँ, उसके अंदर रिफ्लेक्शन के लिए जो P A कॉमा B है तो वो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए क्या? एक नहीं नहीं भी A नहीं, कॉमा B ए positive? एंड बी में साइंस इंक्लूडेड है। अच्छा ठीक। मतलब अगर हमसे ये बोला जाए कि -2,3 पॉइंट है तो उसका रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू x 3, -2 बन जाएगा, अबाउट x एक्सिस -2, -3 बन जाएगा। सर अभी हाँ, सर अगर एक लाइन का रिफ्लेक्शन दूसरे लाइन के हिसाब से अगर दूसरे लाइन के रेस्पेक्ट में निकालना है तो क्या हम फर्स्ट लाइन का 2 पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकाल के करेंगे? हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अपना नेक्स्ट क्लास में मैं इसी से शुरू करूंगा कि अभी अपन ने एक पॉइंट का एक लाइन के बाद रिफ्लेक्शन डिस्कस किया है, हम अब एक लाइन का सेकंड लाइन के बाद रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे। तो वो मेथड सही है जो तुमने बोला है, बट अपन दूसरा मेथड डिस्कस कर लेंगे। अभी आज होमवर्क ऐसा कुछ खास नहीं है, जो पहले बताया था वही है होमवर्क। तो कल वाली क्लास में अपन कुछ और कवर कर लेंगे, फिर बता दूंगा होमवर्क। ठीक है, तो सर एक बार तो आप हाँ बोलो बोलो। तो मेरे को इन चैप्टर एक्सरसाइज के डाउट था जो मैं पूछना भूल गई थी, तो पूछ सकते हैं। ठीक है, और किसी को अभी आज के लेक्चर में कोई डाउट? यस सर. वो आपने वो नीचे क्या लिखा वो मुझे समझा नहीं. ax1 प्लस by1 प्लस c प्लस a cos थीटा प्लस b sin थीटा इनटू r. अरे वो मैंने एक साथ सिंपलीफाई करके लिख दिया, तो मेरे को क्या करना है, इस x के प्लेस पे ये लिखना है, इस y के प्लेस पे ये लिखना है, तो देखो ये बन जाएगा अपने आप। यस. ठीक है, चलो इन चैप्टर में बताओ डाउट। तो उसमें मतलब कोई पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चन आया नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि उसमें था कि पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस दिए हुए थे एंड ऑर्डर नहीं बताया गया था, एंड आंसर में हमें पूछा था फोर्थ वर्टेक्स और एक ही आंसर दिया हुआ है। बट सर देखो हमको देखो मतलब देखो, एक मिनट, अभी तुम लोगों ने पीरियड्स में नहीं पढ़ा, बट पॉइंट इज कि अगर जेई मेंस का क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ने ऑर्डर वर्ड यूज नहीं किया है, तो फिर हमें जो वर्टिसेस दे रखे हैं ABC उनको ऑर्डर में मान लेना है। लेकिन एडवांस वाले बहुत सोच समझ के पेपर बनाते हैं, तो एडवांस में हमें कुछ भी नहीं मानना है, लेकिन जेई मेंस में इस तरह की मिस्टेक्स बहुत नॉर्मल है। तो जेई मेंस में थोड़ा सा अपन लॉजिक लगा लेंगे कि हाँ क्वेश्चन, मतलब हमें जेई मेंस में क्वेश्चन की भावनाओं को समझना पड़ेगा, और एडवांस में जो लिखा है वो ही सही है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना क्वेश्चन को चेंज करने में। समझ आई बात? सर तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है तो अपन ने कहा कि एक ही आंसर आएगा, तो जो भी 4 ऑप्शंस गिवन होंगे उनमें से जिसमें भी ऑर्डर वाला आंसर मैच कर रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके सर। सर जेई मेंस में मल्टीपल नहीं आएगा? नहीं, जेई मेंस का जो पेपर का तुमने दिए ही है कई सारे, या तो सिंगल करेक्ट है या इंटीजर है।
ओनली 2 टाइप के क्वेश्चंस अभी आते हैं। उसमें तो मल्टीपल करेक्ट आ रहा है। क्या? कुछ में मल्टीपल करेक्ट आ रहा है मतलब जेई मेंस के क्वेश्चन में? नहीं आगे तुम्हारा ऑडियो क्लियर नहीं है। नहीं समझ आया। मतलब जेई मेंस में कभी भी अभी जो इनफैक्ट शुरू से लेके अब तक, पहले जब एआई ट्रिपल भी था तो भी ऑलवेज सिंगल करेक्ट क्वेश्चन ही आते थे। अभी लास्ट 2-3 ईयर्स से उन्होंने इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस और देना शुरू किया है, और इसमें भी 10 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, उनमें से हमें ओनली 5 करने होते हैं, और इसमें अभी 20 क्वेश्चंस गिवन होते हैं। और ये जब से ये कोविड शुरू हुआ ना तब से ही शुरू किया है ओनली, उससे पहले तो ये भी नहीं था। 30 क्वेश्चंस आते थे सिंगल करेक्ट वाले। तुम्हारी टीओटी में मेंस में मल्टीपल करेक्ट नहीं होने तो नहीं चाहिए। कौन से चैप्टर की टीओटी में मल्टीपल करेक्ट आए थे मेंस में? एक बार बताना चैप्टर जिसके टीडब्ल्यूटी मेंस में 1 और मोर देन 1 करेक्ट क्वेश्चंस थे। सर ऐसे याद तो मुझे भी नहीं है नहीं पर ये कंफर्म याद है कि ऐसा हुआ था। सर, शायद मुझे लग रहा है उसने एडवांस से कंफ्यूज कर दिया होगा। हाँ नहीं एडवांस में तो आते हैं, ये तो पक्की बात है, लेकिन मेंस में नहीं आते। तो एक बार और देख लेना और बता। ठीक है चलो अपन आज की क्लास। हाँ बोलो बोलो। तो मेरे को डाउट था इन चैप्टर 2 में। हाँ बोलो। सर इन चैप्टर 2 में 4th, 5th और 6th सम। एक बार मैं बुकलेट ओपन कर लेता हूँ। हाँ सर। हमने इन चैप्टर 2 लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्या? अभी शायद डिस्कस नहीं हुआ है ये। हाँ सर मैंने नहीं पूछा था कभी। ओके क्वेश्चन नंबर 4 की अगर अपन बात करें, equation of line this coordinates axis rectangle, the equation of line become this, then value of a square plus b square। तो इसमें डाउट क्या है? मतलब x जो है उसके प्लेस पे हमें x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा, और y के प्लेस पे x डैश कॉस थीटा प्लस y डैश x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा रिप्लेस करना है। तो ऐसा करने से इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा प्लस सर मतलब दोनों में ये लाइक सब्स्टिट्यूट करके ही सॉल्व करना है क्या? दोनों में मतलब जो दोनों इक्वेशंस है उसमें x और y का वैल्यू ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब हाँ जो ये गिवन लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, इसमें x के प्लेस पे ये और y के प्लेस पे ये लिख देंगे, और फिर सिंपलीफाई कर लेंगे। तो एक बार मैं लिखता हूँ, तो y के प्लेस पे क्या आ जाएगा? x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू 6। अब हम x डैश के कोफिशिएंट की बात करें तो दिस इज 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ y डैश इज -2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। क्वेश्चन ने राइट साइड में 1 भी बना रखा है तो हमने इसलिए 6 से और डिवाइड कर लिया। तो नाउ दिस होल नंबर इज a एज पर क्वेश्चन एंड दिस इज b। तो तुम्हें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है ओके सर। और कौन सा क्वेश्चन था सर? ये क्वेश्चन क्या रहा है, एक बार आप समझा सकते हैं? मतलब वो दोनों जो x और y एक्सिस है वो थीटा एंगल से रोटेट हो गए हैं क्या? हाँ अबाउट ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो 6th वाला इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस दिस। देखो इस वाले क्वेश्चन में तो
ओनली शिफ्टिंग ये अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो इन दोनों टर्म्स को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। इन दोनों टर्म्स को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं और लास्ट में -4 लिखा हुआ है। ये समझ आ गया कैलकुलेशन? हाँ सर। This becomes x minus 1 whole square plus y minus 2 whole square is equal to 9. क्वेश्चन बता रहा है कि सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का एरिया इज पाई आर स्क्वायर, मतलब रेडियस आर है तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो बिल्कुल सेम मेथड से यहाँ आ जाए तो बस हमने शिफ्टिंग कर रखी है तो ये तो अभी भी रेडियस ही रहेगा, रेडियस का स्क्वायर ही रहेगा तो इसका एरिया 9 पाई आ जाएगा। मतलब कि ये वाला जो सर्कल है, ये अगर सर्कल मान लो यहाँ पे है तो ये वाला जो सर्कल है वो 1,2 पॉइंट पे शिफ्ट हो गया, ऐसे कुछ बन गया। तो शिफ्टिंग से अगर हमने इसी सर्कल को मूव किया है तो एरिया चेंज नहीं होगा। सर तो इसमें स्ट्रेट लाइन का क्या रिलेशन है? नहीं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का यूज है। जैसे तुमसे ये बोला जाए, वैसे मेरे को एक वाला क्वेश्चन कराना भी है क्लास में, बट क्या तुम मुझे मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 3 से जो एरिया बाउंड होगा वो एरिया बता सकते हो? या चलो अभी एरिया की बात नहीं करते हैं, मेरा पॉइंट इज कि ये जो इक्वेशन लिखी है ना मैंने, ये इक्वेशन एक स्क्वायर की इक्वेशन बन जाती है। क्वेश्चन इज कि इफ एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज ए, तो क्वेश्चन है कि फाइंड एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। तो इस स्क्वायर का एरिया का आंसर भी ए ही आ जाएगा। ये चीज समझ आती है? हाँ सर। क्योंकि हमने ओनली शिफ्ट किया है, एक्स के प्लेस पे x माइनस 2 लिखा हुआ है, y के प्लेस पे y माइनस 5 लिखा हुआ है। और जब भी हम शिफ्टिंग करेंगे तो एरिया या एंगल, इस टाइप की चीजें चेंज, एरिया एंगल या लेंथ, ये वाली चीजें चेंज नहीं होंगी। ठीक है? और सर कोई ऊपर तो चेंज हुई ना 9 पाई। नहीं, कहा हुआ हमने कहा कि इसका एरिया जिसमें यहाँ पे आर स्क्वायर आ रहा है, हाँ। एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया अब ये आर अच्छा। स्क्वायर हो गया ना। यस। ओके, और कोई क्या बोला था क्वेश्चन? सर एक बार फिफ्थ वाला भी। फिफ्थ, द एक्सेस आर शिफ्टेड टू दिस, द एक्सेस रोटेटेड टू दिस एंड, तो हमें दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो फर्स्ट है कि हमने -2 -3 पे शिफ्ट किया है तो x डैश इज इक्वल टू x प्लस, या हम सीधे बोलें कि x के प्लेस पे क्या रखना है? सर आपने शिफ्टिंग वाले क्वेश्चंस किस लेक्चर में कराया था आपको याद है? शिफ्टिंग नहीं, ध्यान नहीं है मुझे कब कराया था। कब कराया था? मेरे को कंफर्म नहीं। तो 5 में था वो। लेक्चर 5 में सबसे एंड में कराया था, ये मुझे ध्यान आ रहा है कि रोटेशन एंड शिफ्टिंग का कंसेप्ट किसी भी जो भी क्लास थी उसके सबसे लास्ट में लिया था, तो आई थिंक 5 ही होगा। फिफ्थ क्वेश्चन में हमने पहले ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो x के प्लेस पे डायरेक्टली x डैश माइनस 2 और y के प्लेस पे y डैश माइनस 3 रिप्लेस कर लेंगे। फिर क्वेश्चन ने रोटेशन करने को बोला है तो अभी जो x डैश है उसके प्लेस पे x डबल डैश कॉस थीटा माइनस y डबल डैश साइन थीटा एंड y डैश के प्लेस पे x डबल डैश साइन थीटा प्लस तो ये y double डबल डैश कहाँ से आया कॉस मतलब? थीटा। तो हम ये बोल रहे हैं कि ओरिजिनल सिस्टम तो था एक्स वाई वाला, फिर जब हमने शिफ्टिंग किया तो सिस्टम बन गया एक्स डैश वाई डैश वाला, और फिर जब हमने रोटेशन किया तो सबसे लास्ट में जो सिस्टम बन गया उसको मैंने अभी एक्स डबल डैश वाई डबल डैश से नोट कर दिया। तो अभी ऐसा करने से अपना जो इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स डबल डैश वाई डबल डैश आ जाएगा, और ये ही अब क्वेश्चन है जो पूछा है वो आंसर हो जाएगा। बस लास्ट में एक्स डबल डैश को वापस से हम एक्स बोल देंगे और वाई डबल डैश को वाई बोल देंगे। ओके सर।
अभी अपन इस वीक का भी यही करेंगे, जो अपनी संडे को डबल क्लासेस हैं, तो उसमें स्टार्टिंग में थ्योरी पढ़ने के बाद लास्ट में डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस। चलो फिर मैं ये क्लास यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। चलो बाय।